हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड प्री टेस्ट एग्जामिनेशन सेशन 2024-25 क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में पूछे गए सभी एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा क्लियर एक्सप्लेन देखेंगे, समझेंगे और सही आंसर को जानेंगे। तो चलिए इस बार जैक बोर्ड प्री टेस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं इकोनॉमिक्स में। देखिए पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का सवाल नंबर 1। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? देखिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को माइक्रो एवं मैक्रो दो भागों में 1933 में रैगनार फिरिस ने बांटा था। तो सबसे पहले माइक्रो या मैक्रो दोनों शब्द का प्रयोग रैगनार फिरिस ने 1933 में किया था, क्योंकि रैगनार फिरिस ने ही इकोनॉमिक्स को दो ग्रुप माइक्रो एवं मैक्रो यानी बेस्टी सेमेस्टी के रूप में बांटा था। ठीक है, तो सही उत्तर होगा रैगनार फिरिस। आगे देखिए यानी सही उत्तर बी होगा, सही उत्तर बी। आगे देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है निम्न में से कौन उत्पादन के साधन है? इनमें से कौन उत्पादन के साधन है यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। देखिए कोई वस्तु का उत्पादन करने के लिए साधन के रूप में भूमि, श्रमिक, पूंजी, उद्यमी सभी का जरूरत पड़ता है, यानी आंसर उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी। सही उत्तर डी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब भारत, पाकिस्तान ये सब देश में आधा क्षेत्र को प्राइवेट ओनरशिप यानी निजी पूंजीपति चलाता है और आधा क्षेत्र को सरकार यानी गवर्नमेंट चलाती है। यानी भारत पाकिस्तान जैसे देशों में सरकार और कंपनी दोनों मिल के देश को विकास करती है, दोनों मिल के देश को चलाती है। लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोरोना आ गया तो कोरोना से निपटना है, या कोई गंभीर समस्या आ गया, बाढ़, भूकंप, सूखा ये सब कोई प्रॉब्लम आ गया, तो सरकार इसमें निर्णय लेगी कि कैसे निपटना है, कैसे देश का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं। सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 4 को पढ़िए। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। क्या बोला? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। देखिए दाएं तरफ बगल में फिगर बना दिए हैं। कुल उपयोगिता मतलब टीयू टोटल यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता मतलब एमयू मार्जिनल यूटिलिटी। फिगर को बढ़िया से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुल उपयोगिता टीयू जब अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता एमयू 0 है, याद रखिएगा। ठीक है, सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तब कुल उपयोगिता टीयू अधिकतम होती है। यानी क्वेश्चन बोला है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है 0। सही उत्तर 0 होगा यानी 0, सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 5 है 5। सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। क्या बोला? सीमांत उपयोगिता निकालने का सूत्र कैसा है, क्या है? देखिए सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी एमयू का डेफिनेशन होता है कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि या परिवर्तन होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। मतलब सीमांत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा उपभोग की मात्रा में परिवर्तन। हम किसी वस्तु का उपभोग एक एक्स्ट्रा इकाई ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिक कुल उपयोगिता कुछ ज़्यादा आएगा। तो बोला है सीमांत उपयोगिता बराबर होता है कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा उपभोग की मात्रा में परिवर्तन, यानी एमयू बराबर डेल्टा टीयू बटा डेल्टा क्यू। सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 6 को पढ़िए। अधिमान वक्र होता है। अधिमान वक्र मतलब उदासीनता वक्र। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व, इंग्लिश में बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। तो कैसा होता है? अधिमान वक्र उदासीनता वक्र होता है मूल बिंदु की ओर उत्तल। देखिए दाएं तरफ फिगर बना दिए हैं समझने के लिए। ये जो फिगर देख रहे हैं आप लोग फिजिक्स पढ़े हैं, ये जो फिगर है बाहर खुला हुआ है और अंदर मुड़ा हुआ है, इसको बोला जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल, मूल बिंदु की ओर
उन्नतोदर यानी उत्तल। सही उत्तर ए होगा, 6 का सही उत्तर ए, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी उत्तल। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 7 को पढ़िए। 7, उत्पादन के आगतों का स्थिर आगत तथा परिवर्ती आगत में विभाजन किस काल से संबंधित है? क्या बोला? उत्पादन के आगतों, आगतों माने साधनों होता है, आगत माने साधन होता है, इनपुट का स्थिर आगत माने स्थिर साधन तथा परिवर्ती आगत माने परिवर्तनशील साधन में विभाजन किस काल से संबंधित है? देखिए अल्पकाल में ना समय कम होता है, इसलिए उत्पादन के सभी आगतों को यानी साधनों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं होता है। यानी यदि अल्पकाल में हमको उत्पादन बढ़ाना है तो हमको जल्दीबाजी में कुछ लेबर, कुछ कच्चा माल, यानी ये सभी परिवर्तनशील साधनों को एक्स्ट्रा लगा करके ही उत्पादन बढ़ा सकते हैं, स्थिर साधन को नहीं, क्योंकि स्थिर साधन जमीन, बिल्डिंग, मशीन जो है वह अल्पकाल में परिवर्तित करना संभव नहीं होता है। इसका मतलब समझ जाइए कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होगा और कुछ साधन परिवर्तनशील होगा। तो क्वेश्चन दिया है कि उत्पादन के आगतों को यानी साधनों को स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन में विभाजन किस काल से संबंधित है? तो अल्पकाल से। अल्पकाल में ही ऐसा होता है, कुछ साधन चेंज होता है और कुछ साधन को चेंज नहीं कर पाते हैं तो स्थिर हो जाता है, तो स्थिर रह जाता है। ठीक है, लेकिन बोलेगा दीर्घकाल में, तो दीर्घकाल में समय अधिक रहता है। तो जब समय मेरे पास इनफ है, अधिक है, तो हम क्या कहता है, जमीन, बिल्डिंग, मशीन यानी स्थिर साधन को चेंज कर पाएंगे और परिवर्तनशील साधन को तो चेंज कर पाएंगे ही, लेबर, कच्चा माल को, यानी सभी साधन परिवर्तनशील हो जाएगा दीर्घकाल में। लेकिन बोलेगा स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन, तो यह होगा अल्पकाल में, कुछ स्थिर कुछ परिवर्तनशील। सही उत्तर अल्पकाल होगा। यदि बोलता सभी साधन परिवर्तनशील तो दीर्घकाल होता। चलिए सही उत्तर सी होगा। आगे पढ़िए सवाल नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार अति परवलय होता है? क्या बोला? इनमें से किसका फिगर, किसका वक्र, कर्व अति परवलय आकार का होता है? देखिए पहला औसत उत्पादन है ऑप्शन में, तो औसत उत्पादन का फिगर होता है उल्टा यू आकार का होता है, ये तो नहीं होगा। आगे है सीमांत लागत, ये तो यू आकार का होता है। ठीक है, सीमांत लागत, औसत लागत यू आकार का होता है, ये भी नहीं होगा। कुल लागत भी नहीं होगा। बच गया औसत स्थिर लागत, AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसको AFC कहते हैं। औसत स्थिर लागत का जो फिगर होता है वह आयताकार परवलय होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपरबोलिक। आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, हाइपरबोला, हाइपरबोला के जैसा होता है। देखिए फिगर बना दिए दाएं तरफ, हाइपरबोला के जैसा होता है। ठीक है, सही उत्तर होगा हाइपरबोलिक यानी अति परवलय। कौन? औसत स्थिर लागत। ठीक है, उसको बोलेंगे अति परवलय, AFC। सही उत्तर डी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 9 को पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन, आगत तथा निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है? देखिए आगत माने होता है साधन और निर्गत माने होता है उत्पादन। यानी आगत माने इनपुट, निर्गत माने आउटपुट। आगत माने साधन, उत्पत्ति के साधन, लेबर, कच्चा माल, भूमि, बिल्डिंग, मशीन, पूंजी, ये सब। और निर्गत माने साधनों के प्रयोग से जो वस्तु निर्माण होकर बाहर निकलता है उसको उत्पादन यानी निर्गत, आउटपुट कहते हैं। तो बोलिए साधन और उत्पादन के बीच के तकनीकी संबंध को या फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। आखिर में आगत यानी साधन का प्रयोग करके वस्तु का निर्गत उत्पादन होता है। तो साधन और उत्पादन के बीच के तकनीकी संबंध या फलनात्मक संबंध या भौतिक संबंध को कहते हैं उत्पादन फलन। सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 10, किस बाजार में AR बराबर MR होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में। याद रखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं जो एक समान समरूप वस्तु को बाजार में खरीद बिक्री करते हैं, जहां पर एक समान कीमत पाया जाता है, इसीलिए AR बराबर MR होता है। यानी AR बराबर MR होगा, मतलब औसत आय सीमांत आय के बराबर होगा, औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होगा। आंसर होगा डी नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता। लेकिन बोलेगा AR ग्रेटर देन MR होता है, यानी AR MR से ज़्यादा होता है, तो ये होता है एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार बोलेगा तो हो जाएगा आंसर AR ग्रेटर देन MR, यानी AR अधिक होता है MR से। लेकिन बोलेगा औसत आगम बराबर सीमांत आगम, किस बाजार में AR बराबर MR होता है? AR MR स्थिर रहता है, कीमत के बराबर होता है, तो आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता। सही उत्तर डी होगा, डी। आगे बढ़िए सवाल नंबर 11, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका है? JB से का है, याद रखिएगा। ठीक है, वस्तु का पूर्ति
मांग अधिक होने के कारण अपने आप हो जाता है, यह कथन है जेबीसे का। देखिए इसको समझिए, देखिएगा क्या बोलता है, उद्योग क्षेत्र में यानी उत्पादन क्षेत्र में, उद्योग में वस्तु का पूर्ति बढ़ाने के लिए उत्पादन अधिक किया जाता है, और उत्पादन को अधिक करने के लिए आपको परिवार क्षेत्र से उत्पत्ति के साधन यानी जमीन, बिल्डिंग, मशीन, कच्चा माल, ये सब ऐसे खरीदना पड़ेगा, लेबर अधिक लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, परिवार क्षेत्र के लोगों को आय रोजगार एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आय रोजगार अधिक मिल जाएगा, क्योंकि आपको वस्तु का पूर्ति अधिक करना है, बेचना अधिक है, तो उत्पादन अधिक करना होगा। इसके लिए आपको परिवार क्षेत्र से अधिक उत्पत्ति के साधन खरीदना पड़ेगा, तो परिवार क्षेत्र के लोगों को एक्स्ट्रा आय रोजगार मिल जाएगा। यदि उस लोग का एक्स्ट्रा आय रोजगार मिलेगा तो उस लोग बाजार में वस्तु का मांग अधिक करेगा, और आप उनका साधन लेकर के उत्पादन ज़्यादा कीजिएगा और वस्तु का पूर्ति करने के लिए बाजार आइएगा, तो आपका वस्तु का अधिक पूर्ति उसका अधिक मांग होने के कारण अपने आप बिक जाएगा, यानी बाजार में वस्तु अपने आप बिक जाएगा। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेगा, वस्तु का पूर्ति मांग बढ़ने के कारण अपने आप हो जाएगा। यह कथन है जेबीसे का, जेबीसे। सही उत्तर ए होगा, ए। इसको बाजार का नियम कहते हैं। बाजार का ही नियम है कि वस्तु का पूर्ति अधिक करना है तो लोग को मांग अधिक करना पड़ेगा। मांग अधिक तब करेगा जब उसका आय रोजगार बढ़ेगा, आय रोजगार बढ़ेगा तो मांग अधिक करेगा, तो वस्तु का पूर्ति अपने आप हो जाएगा। जेबीसी ने कहा था यह बाजार का नियम है। सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 12, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से हैं? क्या बोला, संतुलन कीमत का निर्धारक घटक इनमें से कौन है? वस्तु का मांग, वस्तु की पूर्ति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए संतुलन कीमत होता क्या है, बोलता है वैसा कीमत जिसमें क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए और विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए एक बिंदु पर तैयार हो जाता है, एक कीमत पर, उसको बोलते हैं संतुलन कीमत। यानी क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए मतलब मांग करने के लिए और विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए यानी पूर्ति करने के लिए जब एक ही कीमत पर तैयार हो जाता है तो उसको संतुलन कीमत कहते हैं। यानी संतुलन कीमत तय होगा तो वस्तु का मांग और पूर्ति दोनों से होगा, ए और बी दोनों। क्योंकि क्रेता कोई वस्तु को खरीदने के लिए तैयार है 10 रुपया में, विक्रेता तैयार है 12 रुपया में, तब तो वस्तु का लेन देन नहीं होगा, तब तो वस्तु का लेन देन नहीं होगा। तो क्या होना पड़ेगा, क्रेता विक्रेता बोलेगा ठीक है तुम्हारा मेरा नहीं, 12 और 10 छोड़ो 11 रुपया चलो, तो बोलेगा क्रेता विक्रेता ठीक है 11 रुपया में लेन देन कर लेते हैं। तो 10 रुपया में क्रेता तैयार है, विक्रेता नहीं, 12 में विक्रेता है तो क्रेता नहीं, 11 रुपया जो हुआ उसमें क्रेता विक्रेता दोनों तैयार है, उस कीमत का नाम होगा संतुलन कीमत, जिस पर खरीदने के लिए और बेचने के लिए क्रेता विक्रेता दोनों तैयार है। यानी वस्तु का मांग, खरीदारी में मांग होता है, और वस्तु का पूर्ति यानी बिक्री, दोनों एक बराबर बिंदु पर पहुंच गया जिस कीमत पे, उसको संतुलन कीमत कहेंगे। तो संतुलन कीमत तय होता है खरीद बिक्री जहां बराबर होता है, यानी मांग पूर्ति जहां बराबर होता है, क्रेता विक्रेता एक बिंदु पर आता है। ठीक है, सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 13, संतुलन की स्थिति में होता है, बोलिए संतुलन की स्थिति में क्या होता है? अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। पहला ऑप्शन है विक्रय की कुल मात्रा खरीदी जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। हाँ, विक्रय की कुल मात्रा खरीदी जाने वाली मात्रा के बराबर होती है, यह सही है। बी नंबर है बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होती है। हाँ, ये बात भी सही है। ना ही फर्म ना ही उपभोक्ता विचलित होना चाहते हैं। यस, फर्म और उपभोक्ता यानी क्रेता विक्रेता एक ही बिंदु पर है, दोनों एक ही पॉइंट पे सहमति है दोनों का, तब ना वस्तु का लेन देन हो रहा है, समान पॉइंट पे, समान बात पे, समान दाम पे, उसको संतुलन कीमत बोलेंगे। तो उपरोक्त सभी होगा। फर्म और उपभोक्ता यानी क्रेता विक्रेता दोनों विचलित नहीं होना चाह रहा है, दोनों एक बिंदु पर मिलकर वस्तु का लेन देन करना चाह रहा है एक समान कीमत पर, जिसको संतुलन की स्थिति कहते हैं। उपरोक्त सभी होगा, मांग पूर्ति बराबर होगा, खरीद बिक्री बराबर होगा, दोनों एक ही पॉइंट पे होगा, उपरोक्त सभी, डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 है 14, एकाधिकार की विशेषता है। बोलिए, एकाधिकार मतलब मोनोपोली मार्केट। एकाधिकार बाजार मतलब मोनोपोली मार्केट, एक ऐसा बाजार जिसमें किसी वस्तु का केवल एकमात्र विक्रेता हो, उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। जिसमें एक अकेला विक्रेता का वस्तु की पूर्ति पर पूरा कंट्रोल रहता है, इसलिए वह वस्तु की कीमत स्वयं तय करता है, क्योंकि उसको कंपटीशन देने वाला कोई नहीं है, वो अपना मनमर्जी दाम तय करेगा अपना इच्छा अनुसार। ये एकाधिकार की विशेषता है। पढ़िए, बोल रहा है विक्रेताओं की अधिक संख्या नहीं, इसमें केवल एक ही विक्रेता होता है।
आगे पढ़िए, फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा छोड़ना नहीं, इसमें कोई भी नया फर्म ग्रुप में प्रवेश नहीं करेगा। इसमें एक ही फर्म पाया जाएगा उद्योग में समूह में इसमें एक ही फर्म पाया जाएगा। कोई भी नया फर्म इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। छोड़ तो सकता ही नहीं है, क्योंकि एक ही फर्म है, वो तो निकलेगा नहीं। लेकिन कोई नया एंट्री नहीं मार सकता है। एंट्री मार देगा तो फिर तो एक था एक और आ गया, तो हो गया द्विअधिकार। एकाधिकार कहाँ हुआ? एकाधिकार मैंने मोनोपोली, एक ही विक्रेता। तो इसीलिए कोई नया एंट्री नहीं मार सकता ग्रुप में, उद्योग में। आगे है, एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। हाँ, एकाधिकार में एक विक्रेता और अधिक क्रेता होता है। जब कोई वस्तु का एक ही विक्रेता होगा तो ऑटोमेटिक क्रेता अधिक होगा, वहाँ पे क्रेता को ही खरीदना पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो सही उत्तर सी होगा, सी। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 15, निकट प्रतिस्थापन वस्तु किस प्रकार की बाजार में पाई जाती है? देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाया जाता है समरूप वस्तु, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक समान समरूप वस्तु को बेचने वाले बहुत अधिक विक्रेता होते हैं। एकाधिकार में तो एक ही विक्रेता है, तो एक वस्तु होगा, एक विक्रेता के पास एक वस्तु होगा कोई भी किस्म का। आगे एकाधिकारी प्रतियोगिता, हाँ, इसमें होगा विभेदकृत किंतु निकट प्रतिस्थापन वस्तु। इसका मतलब हो गया एकाधिकारी प्रतियोगिता में विक्रेता ज़्यादा होगा, लेकिन कोई बेच रहा है कोलगेट कंपनी का टूथपेस्ट, कोई बेच रहा है पतंजलि का टूथपेस्ट, कोई बेच रहा है क्लोजअप का, तो कोई बेच रहा है एक्सप्रेस का, तो कोई बेच रहा है पेप्सोडेंट का। इस तरह से मतलब सबको कोलगेट बेच रहा है, लेकिन अलग अलग कंपनी का है, तो इसको बोलेंगे विभेदकृत, मतलब डिफरेंट वस्तु परंतु निकट प्रतिस्थापन। इसका मतलब हुआ जब एक का दाम कम बेसी हो जाएगा तो कस्टमर उसके स्थान पर दूसरा का प्रयोग करने लगेगा, उसी को बोलेंगे निकट प्रतिस्थापन वस्तु। यानी नजदीक में दूसरा दुकानदार ऐसा वस्तु बेच रहा है कि यदि एक दुकानदार कोई वस्तु का दाम कम बेसी कर देता है तो कस्टमर दूसरा के पास चल जाएगा, यानी इसके स्थान पर दूसरा वस्तु ले लेगा उसके स्थान पर। ठीक है, उसको बोलेंगे विभेदकृत डिफरेंट वस्तु किंतु निकट प्रतिस्थापन वस्तु। सही उत्तर सी होगा, सी। आगे पढ़िए, अब आगे आपका सेकंड बुक 1 से लेकर 15 तक जो था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स था, व्यष्टि अर्थशास्त्र फर्स्ट बुक का क्वेश्चन था। अब आ जाएगा सेकंड बुक का क्वेश्चन, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 16 नंबर से 16 से लेकर 30 तक। पढ़िए, उद्यमी को प्राप्त होने वाले अंश क्या कहलाता है? देखिए, उत्पादन के 4 साधन होते हैं। एक होते हैं भूमि, दूसरा श्रमिक, तीसरा पूंजी और चौथा उद्यमी। तो भूमि देने वाला को मिलता है लगान। देखिए ये लिखा हुआ लगान ऑप्शन डी में, ये भूमि जो देगा उसको मिलेगा। लिखा हुआ ऊपर में मजदूरी ऑप्शन ए में, तो मजदूरी मजदूर को मिलेगा, यानी श्रमिक को मिलेगा। लाभ मिलेगा उद्यमी को। उद्यमी बने साहसी, जो रिस्क लिया, उत्पादन कार्य शुरू किया, उत्पादन होगा, वस्तु भी बचेगा तो लाभ प्राप्त होगा। और ब्याज, जो पूंजी देगा उसको ब्याज मिलेगा। याद रखिएगा, उत्पादन के 4 साधन हैं, तो भूमि के बदले लगान, श्रमिक के बदले मजदूरी और पूंजी के बदले ब्याज और साहसी उद्यमी को लाभ। ठीक है, सही उत्तर बी होगा, बी। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 17, बाह्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, बाह्य क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं। पहला परिवार क्षेत्र, जिसमें हम लोग आते हैं, उसको बोलते हैं घरेलू क्षेत्र, उसको बोलते हैं उपभोक्ता क्षेत्र। दूसरा है उद्योग क्षेत्र, यानी फैक्ट्री, उसको बोलेंगे फार्म क्षेत्र, जहाँ पर एक वस्तु से दूसरा वस्तु मैन्युफैक्चरिंग होता है, निर्माण होता है, उसको बोलेंगे विनिर्माण क्षेत्र। तीसरा है सरकार क्षेत्र, उसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, बैंकिंग, पुलिस, ये सब क्रियाएं आती है। और चौथा है विदेशी क्षेत्र, यानी जब एक देश का विश्व के दूसरे देश के साथ आयात निर्यात होगा वस्तु सेवाओं का, उसको बोलेंगे विदेशी क्षेत्र, उसको बोलेंगे बाहरी क्षेत्र। तो बाह्य क्षेत्र मतलब विदेशी क्षेत्र, यानी एक देश का जब विदेश के दूसरे देश के साथ वस्तुओं सेवाओं का आना जाना होता है, आयात निर्यात होता है, तो उसको देश के बाहर यानी बाह्य क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र कहेंगे। सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए, सवाल नंबर 18, आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपये हैं, यह रकम किस संकल्पना का उदाहरण है? देखिए, आपका बैंक खाता में 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपया जमा है, फिक्स है। यह रकम किस संकल्पना का उदाहरण है? स्टॉक है। आपका बैंक खाता में जो 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपया जमा रखा हुआ है, पैसा है, आप देखिए तो ये क्या है? ये स्टॉक है। ठीक है, यह रकम क्या है? स्टॉक है। डेली जो आदमी कमाता है, खर्चा करता है, व्यय करता है, बचाता है डेली, ये हो गया आपका प्रवाह। प्रवाह माने फ्लो, जो घटते बढ़ते रहेगा।
और 15 अप्रैल 2021 को खाता में आपका बैंक में 50,000 रुपया है, देखें आप, तो ये स्टॉक है, ये फिक्स है, इसको बोलेंगे स्टॉक। सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 19 पढ़िए। सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद को घटाने से क्या प्राप्त होता है? देखिए सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, और शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी। तो जीडीपी में एनडीपी घटेगा तो बचेगा घिसावट में। देखिए ग्रॉस में जब नेट माइनस करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस करते हैं तो बचता है घिसावट में। इसका मतलब हो गया कि सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद घटा देंगे तो बच जाएगा घिसावट में, बच जाएगा घिसावट में। देखिए हम लोग उत्पादन प्रक्रिया में पहले चरण में पूंजीगत उपकरणों पर, मशीन पर पहले जितना पैसा फंसाएं वो है सकल, सकल में टोटल। लेकिन उसका प्रयोग करते करते उसका कुछ पार्ट टूटा फूटा, अच्छा ही हुआ तो उसका मूल्य में कमी आ गया, उसका उत्पादन करने का क्षमता घट गया। तो अब जो होगा ना वो होगा शुद्ध। तो पहले जो हो रहा था टोटल वो सकल था, अब जो हो रहा है शुद्ध, कितना का क्षय हुआ, यानी मशीन का प्रयोग करते करते घिसते घिसते उसका मूल्य थोड़ा क्षय हो गया, उसका कुछ पार्ट टूट फूट गया। तो टूट फूट में जो व्यय हो गया, क्षय हो गया, उसको घिसते घिसते व्यय यानी घिसावट व्यय कहते हैं। ठीक है, बचेगा घिसावट व्यय। सही उत्तर सी होगा, सी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 20। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं? आप लोग को हम पढ़ाए हैं नेशनल इनकम एनआई जो होता है वो एनएनपी एट एफसी होता है। एनएनपी एट एफसी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। याद रखिएगा राष्ट्रीय आय जो कहते हैं वह एनएनपी एट एफसी को कहते हैं, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, 20 का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 21। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? यानी मुद्रा का जो स्थिर कार्य है और गतिशील कार्य है का विभाजन किसने किया? तो ये किया था पॉल एजिंग ने। सही उत्तर होगा पॉल एजिंग। सही उत्तर सी होगा, सी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 22। केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य है? केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का मेन कार्य क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है? केंद्रीय सरकार का बैंक, हाँ, एजेंट सलाहकार होता है। देखिए केंद्रीय बैंक आरबीआई जो होता है वो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार का बैंकर होता है, उसका एजेंट होता है, उसका सलाहकार होता है। बैंकों का बैंक, जितना भी देश में जनता का व्यापारिक बैंक है, सभी व्यापारिक बैंकों का एक प्रधान बैंक कौन है? केंद्र बैंक आरबीआई है। ये बात भी सही है। नोट जारी करना ये भी काम है, केंद्र बैंक का प्रमुख काम नोट जारी करना भी है। ठीक है, इनमें सभी होगा, सही उत्तर होगा इनमें सभी। सही उत्तर डी होगा, डी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 23। प्रतिष्ठ सिद्धांत यह मानकर चलता है कि, देखिए प्रतिष्ठ सिद्धांत को जेबीसे ने दिया था। तो जेबीसे का यह कथन था कि जो कुछ बचाया जाता है वह पूर्ण रूपेण विनियोग यानी निवेश कर दिया जाता है। हम लोग जो कुछ बचाते हैं, बचा बचा कर रखते हैं, उसको फिर कोई काम में, बिजनेस में निवेश कर देते हैं, कोई काम में लगा देते हैं, पैसा फंसा देते हैं, उसको निवेश बोलते हैं। देखिए प्रतिष्ठ सिद्धांत यानी प्राचीन सिद्धांत जो पहले का विचारधारा था, जेबीसे दिया था। तो जेबीसे का मानना था कि आदमी आय रोजगार करके जो कुछ कमा के लाता है उसको आय कहते हैं। उस आय में से अपना आजीविका चलाने के लिए वस्तुओं सेवाओं के उपभोग पर जो खर्च हो जाता है उसको उपभोग व्यय कहते हैं। और कुछ पैसा बचाते हैं हम लोग भविष्य के लिए, उसको बोलेंगे बचत। वही बचा हुआ बचत राशि जब भविष्य में अधिक हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब उससे हम दुकान खोल देते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, मॉल खोलते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, मतलब उसको कोई काम में निवेश कर देते हैं। यानी जो बचाते हैं वह विनियोग यानी निवेश कर देते हैं। बचत बराबर निवेश होता है। सही उत्तर ए होगा, ए। जो कुछ बचाया जाता है वह पूर्ण रूपेण निवेश यानी विनियोग कर दिया जाता है। आगे पढ़िए सवाल नंबर 24। द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए ये पुस्तक 1936 में जे.एम. कीट्स ने लिखा था। जे.एम. कीट्स ने यानी जॉन बेनार्ड कीट्स ने, याद रखिएगा जे.एम. कीट्स ने। ठीक है, जॉन बेनार्ड कीट्स ने 1936 में द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक लिखा था। ये किताब खूब पूछा एग्जाम में, खूब, जब मन तब पूछता है। ठीक है, 2023, 2024 सब में पूछा गया ये सवाल। तो सही उत्तर होगा सी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 25। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स। देखिए सरकार टैक्स लेती दो तरह का, एगो डायरेक्ट टैक्स, एगो इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। बोलता है वह टैक्स
जो जिस पे लगता है वही चुकाता है, उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष कर। और वह कर जो जिस पे लगता है वह न चुका करके दूसरे पे टाल देता है, दूसरे पे ढकेल देता है, ट्रांसफर कर देता है, उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर। तो ये देखिए, खोजिए प्रत्यक्ष कर कौन है, डायरेक्ट टैक्स कौन है। बोलिए उपहार कर, आप किसी को कोई सामान गिफ्ट कर रहे हैं तो उसका टैक्स तो आप ही दीजिएगा ना, ये तो हो गया प्रत्यक्ष कर, आप पे लगा आप ही दीजिएगा। आगे है आय कर, आपका इनकम पे टैक्स लगा तो आप ही चुकाइएगा, ये भी हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। आगे बिक्री कर, देखिए बिक्री कर मैंने क्या, हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं, मार्केट में कोई वस्तु दुकानदार बेचता है, हम लोग खरीदते हैं तो उस पर हम लोग जीएसटी यानी बिक्री कर देते हैं, उसको जीएसटी बोलते हैं, सेल टैक्स बोलते हैं। तो वो जो हम टैक्स दिए तो पहले वो टैक्स कंपनी लगाया दुकानदार पर, दुकानदार लगा दिया हम पे, हम खरीद रहे हैं। अच्छा, क्या गारंटी है कि वो वस्तु हम ही यूज करेंगे, वो वस्तु हम किसी दूसरा को बेच दिए तो उस पर टैक्स लग गया। तो सरकार के पास टैक्स जा रहा है, लेकिन वो देगा हमको, हम देंगे विक्रेता को, वो देगा कंपनी को, कंपनी देगा सरकार को। तो ये जो टैक्स है ये लगा किसी और पे, लेकिन चुका कोई और रहा है। ठीक है, ये कर का बोझ किसी और पे लगा है लेकिन पेमेंट कोई और कर रहा है, इसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर। लेकिन उपहार कर, आय कर, संपत्ति कर, ये जो होता है ये होता है प्रत्यक्ष कर। सही उत्तर डी होगा, उपहार कर और आयकर दोनों प्रत्यक्ष कर है। आगे पढ़िए सवाल नंबर 26 पूर्ण विलासिता संबंधी वस्तुओं पर कर की दर होती है, माने महंगा वस्तु। देखिए विलासिता वस्तु मतलब होता है बहुमूल्य वस्तु, सोना चांदी हीरा कार स्कूटर ये सब। ठीक है, तो महंगा वस्तु विलासिता वस्तु पर टैक्स का दर क्या होता है, अधिक होता है। सरकार विलासिता महंगी वस्तु पर टैक्स का दर अधिक लगाती है, अधिक टैक्स लेती है, इसे जीएसटी इसमें अधिक होता है, इससे अधिक टैक्स लेती है। सही उत्तर बी होगा, बी। आगे पढ़िए 27 नंबर, व्यापार शेष किसको बोलेंगे, बोलिए व्यापार शेष क्या होता है। देखिए एक देश विश्व के दूसरे देशों के साथ कुछ वस्तुओं का निर्यात करता है तो कुछ वस्तु का आयात करता है। तो जितना भी दृश्य वस्तु है, जो दिखाई देने वाला, जो भौतिक पदार्थ का बना हुआ, जैसे एक देश यानी भारत दूसरा देश क्या बोलता है, चीन अमेरिका क्या बोलता है, रूस, किसी भी देश के साथ, जापान जर्मनी के साथ हम लोग लेन देन करते हैं। तो मान के चलिए कपड़ा हुआ, सीमेंट हुआ, मशीन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ, चाय कॉफ़ी, कच्चा माल, कपास, जूट, ये सब हुआ। तो ये सब दृश्य वस्तु हुआ, दिखाई देने वाला भौतिक वस्तु। तो भौतिक वस्तु यानी दृश्य वस्तु का कितना निर्यात किया गया और दृश्य वस्तु कितना आयात किया गया, उसके मूल्य में अंतर को बोलेंगे व्यापार शेष। एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो कुछ दृश्य वस्तु का निर्यात करता है और कुछ दृश्य वस्तु का आयात करता है, उसके मूल्य में अंतर को बोलेंगे व्यापार शेष। निर्यात माइनस आयात होगा। ठीक है, सही उत्तर ए होगा, ए। आगे पढ़िए 28, स्थिर विनिमय दर कौन निर्धारित करता है, बोलिए। विनिमय दर दो किस्म का होता है, बोलता है वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा इकाई का दूसरे देश की मुद्रा इकाई के साथ विनिमय यानी लेन देन किया जाता है, उसको विनिमय दर कहते हैं, जो दो तरह का होता है, एक स्थिर विनिमय दर, एक लयशील विनिमय दर। तो स्थिर विनिमय दर निर्धारित करता है सरकार यानी मौद्रिक अधिकारी। सही उत्तर सी होगा, सी, मौद्रिक अधिकारी यानी सरकार। और दूसरा है लयशील विनिमय दर, जिसका निर्धारण होता है विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा। लेकिन स्थिर विनिमय दर जो स्थिर रहता है सरकार निर्धारित करता है यानी मौद्रिक अधिकारी। सी होगा, सी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 29 पढ़िए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है, क्या बोला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है। आर्टिकल 112, याद रखिएगा, अनुच्छेद 112 यानी आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 का संबंध बजट से है। यानी भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बताया गया है कि सरकार एक साल में कितना रुपया विभिन्न कार्यक्रमों योजनाओं पर खर्च करेगी और सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त होगी, कितना टैक्स लगाएगी, कितना व्यय करेगी, कितना कहाँ से पैसा प्राप्त होगा, कितना योजना व्यय होगा, कितना क्या होगा, ये सब। यानी सरकार का आय व्यय ऋण बजट टैक्स ये सबसे संबंधित बात विचार आर्टिकल 112 में किया गया है, आर्टिकल 112 में। सही उत्तर डी होगा, डी। आगे पढ़िए अंतिम क्वेश्चन, सेकंड बुक का अंतिम क्वेश्चन पढ़िए 30। कौन सा कथन सत्य है, ये तो पढ़ाए हैं, सही है। एमपीसी जोड़ एमपीएस का मान 1 होता है, एमपीसी जोड़ एमपीएस बराबर 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एमपीसी और एमपीएस का जोड़ जो होता है सदैव 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, 1 से कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर होगा। सही उत्तर सी होगा, एमपीसी जोड़ एमपीएस बराबर 1।
तो चलिए अभी हम लोग इस बार के जैक बोर्ड प्री टेस्ट एग्जाम में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को क्लास 12 इकोनॉमिक्स में पढ़ें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।